हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम लोग हीट पढ़ रहे हैं, आज हम लोग इसमें नए चैप्टर पर पहुंच रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एटलीस्ट दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो कारण जो लास्ट में टॉपिक हम लोग देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ, कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर, उसमें से एक रहता है क्वेश्चन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर से। और एक क्वेश्चन रहता है जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है, एडियाबैटिक जो प्रोसेस है या आइसोथर्मल प्रोसेस है या आइसोबैरिक प्रोसेस है, इनसे रहता है। तो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, उसी को उस हिसाब से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ डेफिनीशंस हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे लिखा रहेगा थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, तो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ जा करके, इसमें क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम भी रहेगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी रहेगा और केमिकल इक्विलिब्रियम भी रहेगा। इसी को बोला जाएगा थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। कौन कौन सा? थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जो रहते हैं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जब आएंगे, ये सब क्या रहते हैं? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस जहाँ से शुरू होगी, जैसे ये यहाँ शुरू हुई, फिर और वहीं पर आके ख़त्म हो जाएगी जा करके, तो ये साइक्लिक प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होंगे? सेम रहेंगे। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल बी सेम। तो ये जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से शुरू हुआ, पहले ऐसे गया, ठीक है, फिर फाइनल पहुँचा, फिर ऐसे लौट के फिर से वहीं पर आ गया। इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। वो किसी भी शेप में हो सकता है, इस तरीके से सर्कुलर भी हो सकता है, ये ऐसे गया जा करके, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, एनी डायरेक्शन। तो आगे हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब रहेगा, उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या रहता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे यहाँ पर दिखाया है कि जैसे हीट किया तो ये मेल्ट हो गया, और जब फ्रीज करेगा तो फिर से सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से फिर से सॉलिड में। तो ये कैसा है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, अब इसमें एक आता है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या कहता है? जैसे मान लीजिए कोई दो बॉडीज हैं, ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी और ये बॉडी है सी। अगर मान लीजिए बॉडी ए इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के साथ में, और बॉडी बी भी इक्विलिब्रियम है बॉडी सी के साथ में, तो बॉडी ए और बी होंगी, ये भी आपस में क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होंगे। तो वही करें, ए एंड बी आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सी। ठीक, ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो आपस में भी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। इसी बोला जाता है जीरोथ लॉ। ठीक है, अब देखिए हीट क्या है। हीट सिंपल सी फॉर्म है भाई, हीट टाइप ऑफ क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट सप्लाई करेंगे, अगर सिस्टम को हीट हम देते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे वो पॉजिटिव मानी जाएगी, अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है तो हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, ये जैसे मान लो कोई वेसल है, यहाँ पर अगर हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगी, और हीट अगर रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है तो ये नेगेटिव रहेगी। ये पाथ डिपेंडेंट रहती है भाई, ऑब्वियस बात है, जैसी प्रोसेस होगी आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, उस पर डिपेंड करेगी। तो हीट क्या है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है ये। ठीक, वही कह रहा है, टेकन पॉजिटिव इट एब्जॉर्ब, अगर इसको हम एब्जॉर्ब दे रहे, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, अगर रिलीज कर रहा है तो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा जा करके। ठीक है, अब अगर चेंज इन स्टेट में अगर बात करें तो चेंज इन स्टेट में Q इक्वल टू रखता है जा करके M इंटू एल। एल क्या हुआ? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ एक रहता है फ्यूजन का, और दूसरा रहता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वही है लेटेंट हीट ऑफ, अगर स्टेट चेंज हो रही है। अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में चेंज होने पर Q इज इक्वल टू ये पहुँचता जाकर के एम सी डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम मास रहेगा जा करके। तो हीट अगर सप्लाई करें दो तरीके से रहेगी, चेंज ऑफ स्टेट एम इन टू एल में रहेगा, और चेंज इन टेम्परेचर एम सी डेल्टा थीटा रहेगी जा करके। अब मान लीजिए कोई किसी भी गैस में अगर हीट हम दे रहे हैं तो एब्जॉर्ब कर रही है, तो गैस में किसी भी कंडीशन में बात करेंगे तो उसमें जैसे ये आएगी, अगर आइसो
कोरिक है, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जो हीट सप्लाई आएगी म्यू सी वी डेल्टा थीटा है, डेल्टा सी वी, यहाँ पर सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। गैसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट आता है, आगे हम लोग जानेंगे। मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो गैसेस में हीट सप्लाई करेंगे दो कंडीशन रहेंगी, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। तो ये कंडीशन हीट की रही, हीट क्या हुआ कि एक स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पाथ डिपेंडेंट है। अगर सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, अगर सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो हम नेगेटिव मानेंगे। अब हीट जो एब्जॉर्ब या करेगा वो दो फॉर्म में रहेगा। अगर अपनी कोई बॉडी है अपनी स्टेट को चेंज कर दे रहा है, स्टेट को चेंज करने का मतलब है अगर सॉलिड से वो लिक्विड में पहुंच गया जा करके, तो यहाँ पर हम लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे m इंटू एल। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है जा करके तो mc डेल्टा थीटा रहेगा, ठीक है। तो ये तो हीट के बारे में जाना हम लोगों ने। अब वर्डन, वर्डन की बात अगर करें तो देखिए वर्डन क्या रहता है जा करके, ये रहता P डेल्टा V। अगर वेरिएबल है तो यहाँ P इंटू डी वी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे जहाँ से जहाँ तक रहेगा जा करके, ठीक है। तो वर्डन भी कैसा होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा, ऑब्वियस बात है, कैसी प्रोसेस है इस पर वो डिपेंड करेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब ये कोई सिस्टम है, ठीक है। अब इसी की जैसे हम आगे बढ़ा देंगे, इंटीग्रेट जब करेंगे तो देखो ये बन जाएगा जाकर के डेल्टा वी। डेल्टा वी को हम क्या ले सकते हैं, वी फाइनल वी इनिशियल। अगर सिस्टम एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने से सपोज करिए पहले ये इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर ये वी आई था, अब एक्सपेंड किया जा करके तो ये वॉल्यूम वी फाइनल हो गया, तो ज़्यादा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वी फाइनल इज़ ग्रेटर देन वी इनिशियल। कब की कंडीशन में, जब ये एक्सपेंड हो रहा है, उस केस में वर्डन हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, पता चले ये है, अब इसको हमने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेशन कंडीशन में जो वी फाइनल होगा वी इनिशियल से कम होगा तो वर्डन नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क इज पॉजिटिव इफ सिस्टम एक्सपेंड अगेंस्ट सम एक्सटर्नल फोर्स एंड नेगेटिव सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स। कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है तो वर्डन नेगेटिव रहेगा, और एक्सपेंड हो रहा है अगर फैल रहा है तो वर्डन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, बाय द सिस्टम, ठीक है। ये जैसे है देखिए यहाँ पर देखो, ऐसे देखो ग्राफ में ये शो कर रखा है, ये देखो ऐसे एक्सपेंड हो रहा है, तो ये पहले इनिशियल वॉल्यूम रहा होगा और ये एक्सपेंड होकर यहाँ पर पहुँचा जाकर के ये क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम। तो इसका क्या है कि इसके अंदर का जो एरिया आएगा पीवी ग्राफ का, वही हमें क्या बताएगा, वर्डन एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ आएगा वही हमें वर्डन देगा। तो देखो एक्सपेंड कर रहा है, ये रहेगा। अब ये देखो कंप्रेस कर रहा है, ये पहले इनिशियल वॉल्यूम है और बाद में क्या फाइनल वॉल्यूम है, तो फाइनल वॉल्यूम कम हो गया है नहीं, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो जो हम कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो वर्डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये जैसे दे रखा पीवी ग्राफ का एरिया इस तरीके से ये बना रखा है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम में इस तरीके से रखा है, तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, इसके अंदर का जो टोटल एरिया आएगा यही क्या हमें बताएगा, वर्डन। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ विल गिव द वैल्यू ऑफ वर्डन। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्डन नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये जैसे देखिए अब यहाँ पर दे रखा है इनिशियल प्रोसेस, जैसे ये पहले ऐसे गया है, ठीक है, तो ऐसे जाएगा तो देखो ये इस तरीके से अलग बना रहा हूँ मैं, प्रेशर और वॉल्यूम में, पहले ये ऐसे गया, ठीक है, फिर ये ऐसे गया है, तो देखो पहले कंडीशन में ये देखो इसका ये आएगा, ये दे रखा है, इसके बाद फिर यहाँ पर दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जैसे पहले ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाने पर इसके नीचे का हमने ये देखा एरिया, अब फिर क्या है कि इस तरीके ऐसे पहुँच रहा है तो इसका एरिया तो ये कम रहेगा, तो हम देखेंगे ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो रहेगा ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो वही लिख रखा है W2 इज ग्रेटर देन W1। तो ये देखो एक्सपेंशन हो रहा है, पॉजिटिव वर्ग है, ये कंप्रेशन हो रहा है, नेगेटिव वर्ग है। तो अगर मान लो इनिशियल से फाइनली वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, और ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो वर्डन पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो वर्डन नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए कुछ ये है, जैसे यहाँ लिखा हुआ फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का एक मतलब समझ लीजिए, फ्री एक्सपेंशन जैसे मान लिया अगर ये है, ये यहाँ पर एक चैम्बर, इसका हम वैक्यूम कर दें और इधर है एयर या गैस भर रखी है, तो फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम जब यहाँ का प्रेशर जीरो रहेगा, जब इसको ओपन कर देंगे ना तो ये वैक्यूम में जब एक्सपेंड करेगा उसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है,
जीरो क्या होगा, वर्डन। अब वर्डन क्यों जीरो होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वर्डन रहता था पी डेल्टा वी। अब यहाँ पर जब पी जीरो है तो वर्डन कितना हो जाएगा, जीरो। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो वर्डन कितना हो जाएगा, जीरो। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इसका ये फॉर्मूला रहता है जाकर के पी, अभी जैसे कंडीशन हम लोग देंगे आइसोबैरिक प्रोसेस की ही तो बात की थी वहाँ पर, तो ये जैसा था पी डेल्टा वी, प्रेशर को कांस्टेंट रखा था तो यहाँ पर रख दिया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वही लिख रखा है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल म्यू आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा म्यू आर टी लॉग ई वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल और म्यू आर टी लॉग ई पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहेगी, वर्डन का फॉर्मूला है म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, तो ये टेबल बनी है, इस टेबल को आप लोग लिख लेंगे कॉपी पर, काफ़ी आपको जो फॉर्मूले की ज़रूरत होगी यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। जो हीट था वर्डन था पाथ डिपेंडेंट था, ये पाथ इंडिपेंडेंट केवल डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि देखिए जहाँ से बॉडी चलती वहीं पर पहुँच जाती है, उस केस में फाइनल और इनिशियल दोनों क्या होते हैं, सेम, फाइनल इनिशियल सेम होते हैं, तो उस केस में साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। तो दो बातें ध्यान रखनी है, पहली बात यह है कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होती है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आता है वो जीरो रहता है। ठीक है, अब देखिए गैसेस केस में जो इंटरनल एनर्जी आती है वो प्योरली आइडियल गैस के केस में हम बात यहाँ कर रहे हैं, आइडियल गैस के केस में केवल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। देखो अगर मान लें हम बात करें इंटरनल एनर्जी को यहाँ लिखना चाहें तो एक्चुअली में क्या रहेगा भाई, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा प्लस क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस की प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे कि उनके बीच में कोई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो लगी, और काइनेटिक एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम रहती थी आकर के, ठीक है, पर मोल, तो ये रहता था म्यू एफ आर टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम आइडियल गैस में 3 रहता है जाकर के, तो आइडियल गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 और इधर हो गया म्यू आर टी। चेंज की बात करेंगे तो म्यू आर डेल्टा टी हो जाएगा, तो आइडियल गैस की कंडीशन के लिए दे रखी है। बाकी जनरल फॉर्मूला अगर बात कर रहे हैं कोई भी प्रोसेस दे रखी है तो म्यू सी बी डेल्टा टी, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये आता है आर अपॉन गामा माइनस 1, और गामा की वैल्यू क्या रहती है, गामा की वैल्यू होती है सी पी अपॉन सी वी, तो वही लिख रखा है म्यू सी वी डेल्टा टी म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, या पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा माइनस 1। तो ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है जब किसी सिस्टम में जब हीट को सप्लाई करते हैं तो ये 2 फॉर्म में अपीयर होती है, एक तो इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, दूसरा इसके वर्डन में। जैसे ये मान लीजिए कोई सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी है, यहाँ पर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो एक क्या होगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगी तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा ये, ठीक है, तो वर्डन बाय द सिस्टम आ जाएगा। तो जो हमने हीट सप्लाई की वो 2 फॉर्म में अपीयर हुई आकर के, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्डन बाय द सिस्टम, तो वो कंडीशन दे रखी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बेस्ड रहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये कंडीशन रही जाकर के। साइक्लिक प्रोसेस में अभी हम लोगों ने जैसे पिछले भी देखा था, साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहता है कि जो भाई इनिशियल पॉइंट रहता है वही क्या रहता है, फाइनल। जैसे हम कहीं पर बात करें कि ये यहाँ से चला ऐसे वापस फिर यहीं पहुँच गया, तो जब इनिशियल और फाइनल सेम है तो उस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है वो हो जाता है जीरो। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू हो गया जीरो, तो वैल्यू हो जीरो, इधर क्या आ गया डेल्टा
W। तो जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो टोटल किस में अपीयर होगा, वर्डन बाय द सिस्टम में। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये है यहाँ पर कि जो वॉल्यूम होगा ये कांस्टेंट होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो अगर मान लीजिए इधर हम प्रेशर रखें और इधर वॉल्यूम रखें तो वॉल्यूम यहाँ पर देखो क्या रहा, कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात किया डेल्टा डब्लू तो हो गया जीरो, तो यहाँ पर जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो किस में अपीयर हो जाएगा जा करके, उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का हम लोग ये देख चुके थे फॉर्मूला भी, म्यू सी बी डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ इसमें देखें तो वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्डन रहता है वो जीरो रहता है। बस ये ध्यान रखना है कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, सो वर्क डन विल बी जीरो। आइसोकोरिक मीन्स क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो वो कंडीशन है, दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यह जैसे दे रखा है वॉल्यूम वाली एक्सिस है, देखो ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये है वर्डन कितना है, जीरो। प्रेशर और टेम्परेचर को अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पी और टी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये देखो आ जाएगा आर अपॉन वी इंटू टी। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे पी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, वन अपॉन पी। अब यहाँ पर देखें तो ये स्लोप है, तो ये स्लोप है पी अपॉन टी, तो स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम क्या आ रहा है, ये हम कह सकते हैं वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें आइसोकोरिक प्रोसेस में जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये जैसे दो ग्राफ प्लॉट किए जा करके, ये V1 ये टेम्परेचर T के लिए है और ये V2, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम रहेगा, जिसका स्लोप कम उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ V2 विल बी ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो ये कंडीशन रह जा करके आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्डन जीरो रहेगा। इसके पहले हम लोग ये देखी चाहिए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर बात करें तो ये कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट। तीनों ग्राफ हो गए, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर बॉयल्स लॉ जैसी कंडीशन होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पी वी इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट। तो इसका अगर ग्राफ देखेंगे प्रेशर और वॉल्यूम, तो यहाँ से देखो क्या रहेगा, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा ना, तो इस तरीके से आएगा ये। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम प्रेशर और टेम्परेचर देखें तो ये ऐसे आ गया अगर टेम्परेचर कांस्टेंट था। अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर देखेंगे तो ये टेम्परेचर वाला एक्सिस कांस्टेंट है, मतलब जितना टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो जो भी हीट सप्लाई करेंगे दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ वर्डन। ठीक है, और वर्डन का फॉर्मूला इसके लिए क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्डन का फॉर्मूला लिख रखा है वो लिख रहा है म्यू आर टी लॉग ई, ये आ जाएगा वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल और पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। दिस इज द वर्डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंपल सी बात है, अगर एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव रहेगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन होगा तो वर्डन निगेटिव रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जैसे दे रखा है आइसोथर्मल प्रोसेस, ये टेम्परेचर देखो कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम का ये देखो इस तरीके से ऐसे बढ़ रहा है तो ये एक्सपेंशन है, तो ये रहेगा जा करके। ये ग्राफ इनके दे रखे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट हम देते हैं ये कांस्टेंट रहती है, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाता है, जीरो। अब डेल्टा क्यू जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ जाकर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जीरो। तो यहाँ पर देखिए क्या डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो आया। तो देखो दो कंडीशन हुई, अगर मान लीजिए वर्डन पॉजिटिव हो, वर्डन पॉजिटिव तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसा आ जाएगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब ये होगा जा करके कि जो चेंज इंटरनल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो मतलब ये हो गया जा करके कि ये निगेटिव तभी आएगा जब यू फाइनल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी जा करके। यू फाइनल इज लेस देन यू इनिशियल, यू फाइनल कम है जिसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से कम रहेगा जा करके।
तो वर्ड एन पॉजिटिव है, वर्ड एन पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, पी डेल्टा वी मतलब क्या, एक्सपेंशन हो रहा है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग अपीयर होता है, ठीक है। क्या दिखेगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग रहेगा। जैसे टायर बस्ट कर जाता है, टायर बस्ट कर जाएगा तो उसको अगर देखें एयर कैसी होती है, ठंडी महसूस होती है। तो ये पहली कंडीशन हुई अगर हम वर्डन को पॉजिटिव रखा। अब ऐसा उल्टा करें, अगर वर्डन को हम निगेटिव कर लें, वर्डन को निगेटिव, वर्डन निगेटिव मतलब कंप्रेशन हुआ जा करके, तो वर्डन निगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी आया पॉजिटिव में, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आया तो यहाँ पर टी फाइनल विल बी ग्रेटर देन टी इनिशियल। कंप्रेशन में क्या होगा, जो बॉडी रहेगा, सिस्टम रहेगा, वो हीटअप हो जाएगा। तो दोनों उल्टा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग रहेगा, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन में वो हॉट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसकी जो इक्वेशन आती है एडियाबैटिक, तो ये रहता है जाकर के पी वी ओवर गामा इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट। और यहाँ पर जो गामा की वैल्यू होती है ये रहती है सी पी अपॉन सी वी, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई सिस्टम है, ठीक है। अब ये है, जैसे मान लीजिए ये एक्सपेंड हो रहा है, अब ये यहाँ पर देखो हीट, हम भाई अगर बाहर इन्वायरमेंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ तो अंदर बढ़ ही जाएगा ना। तो ये जो मटेरियल है इतना ये इंसुलेटिंग रहना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, इंसुलेटिंग रहना चाहिए, जिसके अंदर ये गैस एक्सपेंड हो रही है। फ़ायदा क्या होगा, जिससे ये हीट इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। हमें पता है जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी को कम कर दो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कंटेनर होगा वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होगा या थर्मल कंडक्टिविटी उसकी जीरो होगी। अब आइडियली ऐसा हो नहीं सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की जीरो हो। तो होता क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि इसको मौका नहीं मिल पाता है कि हीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो सके। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कैसी होगी, फास्ट प्रोसेस होगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी फास्ट, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस भी हम लोग देखा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन देखा, ठीक है। और जो मटेरियल जिससे ये कंटेनर बना होगा इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होगा, जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी जीरो होगी, और प्रोसेस कैसी होगी, फास्ट होगी, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ये देखो एक्सेस ऐसे बना रखी है, यहाँ प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट रहेगा जा करके। तो ये हम लोगों ने इसके पहले भी देख लिया था, ये इसका वर्डन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोगों ने अभी कंडीशंस देखी, साइक्लिक प्रोसेस में क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो था। वर्डन कैसा होगा, एरिया ऑफ द साइकिल निकालेंगे पीवी ग्राफ का। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहता था, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्डन हो जाता था जीरो। तो जो भी हम हीट सप्लाई करते थे दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसकी बढ़ाता था। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगा। तो जो हीट सप्लाई करेंगे वो किस में अपीयर होगा, इन द फॉर्म ऑफ वर्डन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वर्डन रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट जीरो आएगा, ठीक है। तो ये वर्डन की कंडीशन हम लोग देखा था, अगर वर्डन को हमने निगेटिव रखा तो ये उस कंडीशन से सिंप्लीफाई कर लेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। और ये क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी रहेगी। प्रोसेस कोई भी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही आएगा, ठीक है। और ये वर्डन का फॉर्मूला आइसोबैरिक में कई बार हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये देखो ग्राफ देखे एक्सपेंशन के, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, ये आइसोकोरिक है, ठीक है। अब ये कंप्रेशन है, तो ये देखो क्या है, आइसोबैरिक है, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक। कई बार इसमें कंपेयर करा देते हैं कि बताइए किस में वर्डन ज़्यादा होगा। तो देखो इस केस में क्या होगा, आइसोबैरिक में सबसे ज़्यादा है और आइसोकोरिक में तो जीरो होगा। यहाँ पर देखें तो आइसोबैरिक में सबसे कम हो जा रहा है, लेकिन कंप्रेशन में एडियाबैटिक का ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है दोनों बातों में, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्डन आइसोबैरिक का ज़्यादा है, ठीक है। अगर कंप्रेशन हो रहा है जाकर तो एडियाबैटिक का ज़्यादा है, तो वर्डन ऑफ एडियाबैटिक इज मोर, आइसोबैरिक का सबसे कम रहेगा। वैसे तो सबसे कम जीरो किसका, आइसोकोरिक का है, जिसकी ये वॉल्यूम एक्सिस कैसी है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो जीरो होगा, तीन कंपैरिजन के लिए बचे, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक सीरियल ऑर्डर में इस तरीके दे रखा है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, अरेंज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्डन इन दिस कंबाइंड प्रोसेसेस। अब जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, एन इंसुलेटेड कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इंसुलेटेड कंटेनर है, मतलब इसमें क्या होगा, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो ये मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर ये एक में एयर है
और यहाँ पर ये वैक्यूम है। वन पोर्शन कंटेन आइडियल गैस प्रेशर P एंड टेम्परेचर T while other portion is perfect vacuum. If a hole is opened between the two portion, find the change in internal energy and temperature of the gas. अब यहाँ पर होल बना दिया गया। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। फ्री एक्सपेंशन में वर्डन की बात करें तो भाई ये रहता है P डेल्टा V। अब प्रेशर है 0 तो वर्डन कितना हो जाएगा 0। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है जा करके ये, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। अब हीट एक्सचेंज हुआ नहीं तो 0, वर्डन कितना है 0, यहाँ डेल्टा U। तो यहाँ हम लोगों ने पाया डेल्टा U इज इक्वल टू 0 आया, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आया। इसका मतलब ये हुआ जाकर कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी वो इनिशियल एनर्जी के बराबर होगी, मतलब जो टेम्परेचर होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो वही कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया 0 और टेम्परेचर कैसा आया, कांस्टेंट। फ्री एक्सपेंशन में इसके पहले भी देखा था एक टेबल में, तो वहाँ पर फ्री एक्सपेंशन में वर्डन 0 था। वर्डन 0 क्यों था, क्योंकि प्रेशर 0 था। आइसोकोरिक प्रोसेस में भी वर्डन 0 होता है, लेकिन वहाँ इसलिए 0 होता है क्योंकि इंजन वॉल्यूम 0 रहता है। वर्डन 0 होना का दोनों कंडीशन में अलग अलग है। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसे हम लोग डिटेल में देखते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस का हम लोगों ने पाया ये देखा जाकर कि इसमें डेल्टा Q हीट एक्सचेंज 0 हो रहा है। इसका जो इक्वेशन आ रही थी PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पहुँच रहा है जाकर के। ठीक है, ये आया एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक कांस्टेंट की बात की, एडियाबैटिक कांस्टेंट जो पहुँच रहा है जाकर के वो आ रहा है CP/CV। ठीक है, अब यहाँ देखो होता क्या है कि CP और CV और गामा हम रिलेशन अगर निकालें तो देखो CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है R। अगर हम CV से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो रखें CV, यहाँ पर रखें CV और यहाँ भी रखें CP/CV। देखो क्या हो गया गामा, CP/CV वैल्यू होगी 1, तो गामा -1 और ये लिखा है R/CV। तो यहाँ देखो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो CV इज इक्वल टू आ जाएगा R/गामा -1 और जो CP की वैल्यू बात करेंगे गामा से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा गामा इंटू CV, तो ये हो जाएगा गामा R/गामा -1। ठीक है, तो ये CV वैल्यू हो गई एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू CP/CV। एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज 0 रहता है, इक्वेशन जो रहती है PV और गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बाकी कंडीशन जो थी उसके पहले हम लोग देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं कि यहाँ पर जैसे रखा था ना डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। अब ये वैल्यू है 0, तो डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो यहाँ पर एक बार हमने क्या माना, वार्डन को पॉजिटिव माना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, नेगेटिव में। इस कंडीशन में होता था एडियाबैटिक कूलिंग, क्यों फाइनल टेम्परेचर घट जा रहा है। और दूसरी कंडीशन हम क्या माने कि इंटरनल एनर्जी को हम पॉजिटिव मान लें तो वर्डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो कंप्रेशन आया। इस केस में जो फाइनल टेम्परेचर आएगा इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसे क्या रहता है जाकर के, बस्टिंग ऑफ टायर, हमने इसके पहले बात की टायर अचानक फट जाए, और जो साउंड वेव का प्रोपगेशन होता है एयर में वो भी क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग निकाली, CV इज इक्वल टू क्या आ गया R/गामा -1 और CP इज इक्वल टू क्या आ रहा है गामा R/गामा -1। ठीक है, अब गामा के बारे में जान लेते हैं। तो गामा क्या है, वही एडियाबैटिक कांस्टेंट CP/CV की वैल्यू है। गामा इज इक्वल टू क्या है CP/CV, या ये होता है 1 + 2/F। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहती है, जैसे 2 रहेंगे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के बेसिस पर। रोटेशनल तो इसमें मोनोटॉमिक केवल 3 रहती हैं, वो सभी क्या होंगी ट्रांसलेशन। डायटोमिक में 3 ट्रांसलेशन रहेंगी, 2 रोटेशनल, तो टोटल कितनी रहेंगी 5 और इसकी 3, और पॉलीटॉमिक रहेंगी 6। ये CV वैल्यू लिख रखी है, ये CP वैल्यू लिख रखी है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको ऐसे भी आ सकते हैं CV इज इक्वल टू 1/2 FR। मोनोटॉमिक F की वैल्यू कितनी हुई 3, तो 3/2R। डायटोमिक किस F की वैल्यू कितनी है 5, तो 5/2R। पॉलीटॉमिक 6, तो 6/2R, तो मतलब 3R वही लिख रखा है। बाकी इसमें जोड़ देंगे। CV की जनरल फॉर्मूला क्या होगा, हाफ F इंटू R। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एडियाबैटिक प्रोसेस की 3 इक्वेशन है। ठीक है, PV ओवर कांस्टेंट, PV और गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, TV ओवर गामा -1 कांस्टेंट, और पीक पावर 1 - गामा T ओवर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन तीनों पे न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
जैसे एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। लिखा है क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट 17 डिग्री सेल्सियस इज सडनली कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो जो फाइनल वॉल्यूम हो जा रहा है वो 1/8 हो जा रहा है इनिशियल वॉल्यूम का, और इनिशियल जो टेम्परेचर है T1 17 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको बदल लेते हैं हम केल्विन में। तो T1 = 73 हो गया कितना 10 7 8 9 290 केल्विन। अब लगा दीजिए, तो ये था TV ओवर गामा -1, तो T1 V1 यहाँ रहेगा गामा -1, और इधर ही आएगा T2 V2 गामा -1। फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो T2 = ये रहेगा T1, यहाँ जाएगा V1/V2, और कॉमन में दोनों में क्या है गामा -1, तो T1 की वैल्यू है 290, इसको V रखा, ये V/8 हो जा रहा है, तो 8 चला जाएगा ऊपर। मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू रहती है 5/3, इधर रखा -1, तो ये देखो हो गया 290 इंटू इधर आया 8, और यहाँ ये कितना बचेगा 2/3, तो इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो आया 290 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3, और ऊपर ये लिखा है 2/3, 2/3 से 2/3 कट गया, तो T2 = देखो हो गया 290, और 2⁻2 कितना हो जाएगा 4, इसे सिंप्लीफाई आएगा 4 0 0, 4 9 36, 4 2 8 और 3 1160 केल्विन। ठीक है, अब इसको अगर 7 सेल्सियस में लाना है तो 273 से हम माइनस कर देंगे, इधर बचेगा 7, यहाँ 5 आया, 15 में 7 कितना 8, ठीक है 8 बचा जा करके, और यहाँ कितना 0 10, तो ये 87 डिग्री सेल्सियस। तो उसी पे आए, इसी तरह बाकी भी क्वेश्चन में आते हैं। तो सिंपल सा एडियाबैटिक जो इक्वेशन थी उनका यहाँ पर ये यूज हुआ जाकर के टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला रिलेशन TV ओवर गामा -1 = कांस्टेंट, ठीक है, उसी से सॉल्व किया। अब देखिए, अब दोनों कंबाइन करते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो ये जो क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और नीचे वाला क्या एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो एक्चुअली में इसको अगर देखेंगे तो ये जैसे एडियाबैटिक रहा जा करके, और ये आइसोथर्मल रहा जा करके, ठीक है। तो यहाँ पर और इधर देखेंगे तो ये क्या है आइसोथर्मल, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ध्यान रखेंगे, जो स्लोप आइडियाबैटिक का होता है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक dP/dV = आता है -गामा P/V, और आइसोथर्मल की ये है कंडीशन एडियाबैटिक की, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। और आइसोथर्मल की स्लोप की बात करें dP/dV, तो यह आता है -P/V। तो स्लोप ये किसकी कंडीशन है आइसोथर्मल की, ठीक है। तो एडियाबैटिक हुई आइसोथर्मल, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये जैसे इस तरह का ऐसे ये एक्सपेंशन है, तो आप एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल देखा और ये एंगल देखा, ठीक है। तो देखिए ये वाला ज़्यादा दिख रहा है, तो नीचे वाला क्या होगा एडियाबैटिक, ये क्या होगा आइसोथर्मल। अगर ये कंप्रेशन हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से लाइन देखो, ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया एडियाबैटिक, ये क्या हो गया आइसोथर्मल। तो वही कंडीशन है, यहाँ से हमने ऐसे देखा, एक ये एंगल और दूसरा ये, तो ये ज़्यादा है, तो नीचे वाला क्या हो गया एडियाबैटिक, ऊपर वाला क्या हो गया आइसोथर्मल, ठीक है। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी गामा × P होता है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी E θ और प्रेशर के बराबर रहता है, ठीक है। तो ये सिंपल से समझ में आ रहा है कि जो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी है वो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी से ज़्यादा है। वर्डन का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ये वो फॉर्मूला लग रखा है V final माइनस P इनिशियल अपॉन 1 - गामा, या P बराबर होता है μRT, तो उस कंडीशन में यहाँ लिखेंगे μR, ये रहेगा T फाइनल माइनस T इनिशियल अपॉन 1 - गामा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ये वर्डन का फॉर्मूला रहा, बाकी जो इसके पैरामीटर्स हैं उनके बारे में बात की, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये कंपैरिजन है, तो ये टेबल बने हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में, उसको कंपेयर किया गया है। तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसे आप लिख लेंगे, ज़्यादातर जो भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे इनसे वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब लास्ट प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
भाई आइसोथर्मल प्रोसेस रही, इडियाटिक प्रोसेस रही, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होगा, एक अलग कांस्टेंट ऊपर रहेगा, कोई भी टर्म हो सकता है अदर देन गामा। ठीक है, गामा के 3 ही वैल्यू आ रही थी ना, कि जो वैल्यू दे रखी थी मोनोटॉमिक डायटोमिक और पॉलीटॉमिक में, उनके अलावा अगर कोई कांस्टेंट अगर इसमें वेरी करता है तो उसे बोलेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वर्ड वही होगा, बस गामा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, म्यू आर या एन नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे डेल्टा टी अपन 1 माइनस एल्फा, वहाँ 1 माइनस क्या था, गामा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ तो 1 माइनस गामा था और यहाँ पर क्या आ रहा है 1 माइनस एल्फा हो जा रहा है। बस ये चीज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में ये जो फॉर्मूला आता है स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस आर अपॉन 1 माइनस एल्फा। सी वी की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था, आर अपॉन क्या आता था गामा माइनस 1 और प्लस इधर आ जाएगा आर अपॉन 1 माइनस एल्फा। स्पेसिफिक कैपेसिटी इस पे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो ये बस फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन है इसको देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, इसको हम रब करते हैं तब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगर ये साफ़ हो जाता है, साफ़ नहीं हो रहा है फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, लगता है फेविकोल का जोड़ हो गया है। ये टूटने से भी नहीं टूटता है, ऐसा है कुछ क्या। तो ये जो है वी हैव टू इसे को हम लोग साफ कर लेते हैं तब बनाते हैं। चलिए देखते हैं, अब इसको थोड़ा ये प्रॉब्लम है इसमें। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस अंडर द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन इज PV पावर 3। तो यहाँ पर जैसे देखा तो PV ओवर एल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। अब यहाँ पर एल्फा की वैल्यू कितनी रखी 3, तो हीट कैपेसिटी बताइए, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो R अपॉन मोनोटॉमिक गैस के लिए ये वैल्यू होती है 5/3 माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे R अपॉन ये कितना आएगा 2/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, यहाँ बचेगा R/2 माइनस में, तो ये कितना बचेगा 3R/2 में, ये R/2 2R/2 आएगा, तो मतलब आंसर अपना कितना हो जाएगा R। तो यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी आई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी R। तो बस ये है कि बस फॉर्मूले में रख देना है आपको, उसी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये सभी वैल्यू जो दे लिख रखी है यहाँ पर हमने सबको रख दिया है, R अपॉन ये मोनोटॉमिक हो गया 5/3 माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एल्फा की वैल्यू है 3। इसको सिंप्लीफाई किया, वैल्यू हो जाएगी R। ठीक है, ये कंडीशन रही जा करके। थैंक यू। तो ये कंडीशन हुई। अब बचा हुआ जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ, कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर बार में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर की और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कार्नोट इंजन की। ठीक है।